प्रधानमंत्री ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 नवाचार योजनाओं का किया शुभारंभ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय देश भर में कार्यक्रमों का करेगा आयोजन। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कार्यभार संभाला, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 नवाचार योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य निवेशकों को बिना किसी बाधा के आरबीआई के साथ सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देना है। वहीं एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों के समाधान से संबंधित व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। इस योजना का मुख्य विषय एक राष्ट्र, एक लोकपाल, एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता है। इसके अंतर्गत ग्राहक अपनी शिकायतों का पता लगा सकेंगे और इसके समाधान के बारे में फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे। उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन अम्बड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित थे। आरबीआई की इन दोनों योजनाओं का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी, साथ ही अनावश्यक परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। पब्लिक को तो उसका यदि इस्तेमाल करेगा अच्छे से तो उसका फायदा होगा ही। हाँ, सुविधा ही है ये ऑनलाइन ही वो अपनी शिकायत जो भी है वो दे सकता है, तो ये खाता धारक के लिए बहुत अच्छी बात है। ये अलग बात है कि लोकपाल से उसको सॉल्यूशन क्या मिलता है, हल क्या मिलता है, अपनी शिकायत बता सकता है, हल क्या मिलता है, ये बात की बात है। और ये दोनों योजनाएं जो आज लागू हुई है सरकार द्वारा आरबीआई की, वो बहुत स्वागत योग्य है। अब इसमें लोगों का समय का बचत होगा। छोटे निवेशक 24 घंटा सेवा बैंक की, अब आरबीआई की बैंक से जुड़ जाएंगे और वो कार्य अपने घर से भी कर सकते हैं। सब चीज़ 24 घंटा इंटरनेट के माध्यम से टोल फ्री नंबर द्वारा जुड़ जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय देश के अनेक राज्यों में कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्राइबल म्यूजियम बनाए जाएंगे ताकि आजादी के आंदोलन में जनजातीय समाज के महत्व को रेखांकित किया जा सके।
राज्य में एक एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बने और ट्राइबल म्यूजियम भी बने और ऐसे आंदोलनकारी जिन्होंने अपने आप को समर्पित करके देश को आज़ादी करने में भूमिका निभाई है, उसको लोग जाने। ऐसे साहित्य का निर्माण, ऐसे लिटरेचर का निर्माण विविध स्तर पर कैसे हो, यह हम सुनिश्चित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 35 से अधिक ट्राइबल मेमोरियल खोले जा रहे हैं। जो कार्यक्रम है, हम लगभग पूरे देश में 35 से अधिक ट्राइबल मेमोरियल बना रहे हैं, जो कुछ बन चुके हैं और उन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को रिसर्च बेस करके सामने लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट या ट्राइबल के जो भी संघर्ष आज़ादी के समय में हुए हैं, उसका एक पक्ष है कि जनजातीय समाज अनुभूति रखता है, जनजातीय समाज जानकारी रखता है, क्योंकि उनके ओरल हिस्ट्री बहुत मजबूत है। गीतों में, संगीतों में, कार्यक्रमों में उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि उसका ऐसी चीज़ों की कमी रही है उन दिनों की, क्योंकि उस समय के लेखक, उस समय के डॉक्यूमेंटेशन करने वाले लोग इन सारी बातों को नज़रअंदाज भी किया है। इसको हम बृहद स्वरूप दे रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पंथी नृत्य के जरिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। चाहे पंथी हो या पंडवानी हो, छत्तीसगढ़ की सुंदर सांस्कृतिक परंपरा रही है और इस सांस्कृतिक परंपरा पर हमें गौरव है। ये बात मुख्यमंत्री ने पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले के भिलाई में आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने समारोह में डॉक्टर राधेश्याम बारले का अभिनंदन कर उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दी। श्री बारले ने दूरदर्शन समाचार को कहा कि वे ताउम्र पंथी नृत्य के परंपरागत रूप को प्रोत्साहन देने का काम करते रहेंगे। इस लायक बना दिया ताकि मैं पंथी नृत्य को लेकर के पूरे विश्व के कोने कोने तक जाऊं और पंथी को एक नई ऊंचाइयां देने में मेरे मुख्य योगदान रहेगा। और मैं यही चाहता हूं कि भविष्य में अपने आधुनिकता के साथ साथ में अपने परंपरा को, अपने पूर्वजों की जो विधा है पंथी नृत्य, उसको न भूल करके अपने पारंपरिक जो विधा, हमारे बुजुर्गों का जो विधा है, उससे आगे बढ़ाया जाए। और इस पंथी नृत्य के माध्यम से भी, और पंथी नृत्य को लेकर के जो मिलावट है वो मिलावट नहीं होना चाहिए। परंपरा को जीवित रखने के लिए हम लोगों ने पंथी नृत्य को नया प्रशिक्षण के माध्यम से, एक नया शिविर लगाकर के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने रायपुर के पद्मश्री से विभूषित सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री चौहान को पद्मश्री अलंकरण से नवाजे जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पद्मश्री मदन चौहान का मुख्यमंत्री ने शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। श्री चौहान ने दूरदर्शन समाचार को अपने सफर के बारे में जानकारी दी। इन विधाओं में बहुत काम किया और काफ़ी अरसा लगा। आज देखो भी मेरे को 74 साल की उम्र हो रही है। इस मुकाम पे आके, इस उम्र में आने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ, ये वाला जो है। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री बारले और श्री चौहान को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। निवृत्तमान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने उन्हें कार्यभार सौंपा और शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने श्री बघेल ने उन्हें नवीन दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 53 लाख 81 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया और इस बीच कल कोविड के 12,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 13,000 से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। इधर प्रदेश में कल 27,695 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 7 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि इन जिलों में टीकाकरण लगभग पूर्णता की ओर है। जशपुर पुलिस जिले के दूरस्थ अंचलों में लोगों को अपराध के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत विश्वास कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को कानूनों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के बारे में जशपुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि रूरल पुलिसिंग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के मद्देनजर जिले के थाना चौकी के गांव में जाकर विश्वास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ग्राम सुलेसा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आज विश्वास कार्यक्रम आयोजित किया गया था ग्राम सुलेसा में और ये कार्यक्रम आसपास के 4-5 गांव के सारे ग्रामीण उपस्थित थे। माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में पुलिस से जुड़े मुद्दों पे जो गाँव में भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने का काम किया गया। साथ ही उनको जागरूक भी बनाया गया, उनके अधिकारों के विषय में भी उनको बताया गया और यातायात सुरक्षा के विषय में भी बताया गया और उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम से जनता और पुलिस के बीच की दूरियां कम होंगी और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों को मानव तस्करी, एटीएम फ्रॉड, रोड एक्सीडेंट्स, पॉक्सो एक्ट, ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से संबंधित जानकारियों के साथ ही टोनही प्रताड़ना के बारे में भी बताया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को मौके पर सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया गया। केंद्र सरकार बलरामपुर जिले में किसानों को दोगुनी आय उपलब्ध कराने लाख बीजों का वितरण कर रही है। यहां भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा जिले में लाख की खेती को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाख बीज का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अब वे परंपरागत खेती के साथ ही लाख की खेती भी करेंगे। यहाँ पर लाख की खेती के लिए प्रशिक्षण पहले दिया गया था, जो अभी किसानों को बीज वितरण हो रहा है, जिसको 60 मैस की जाली में भरकर पेड़ों पे बांधना है और इसको 21 दिन बाद छोड़कर के रॉ मटेरियल को छील के बेच देना है और यह फसल 8 महीने बाद तैयार होकर मिल जाएगी। ये लाख की फसल 8 माह और 4 माह की होती है। ये अब ये अक्टूबर नवंबर वाली और जून जुलाई वाली, तो जून जुलाई वाली जब कीट छूटता है तो सर 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है और ये अभी जो कीट जो चढ़ा रहे हैं सर, इसको 8 माह लग जाते हैं। ये किसानों को अभी बीज जो है सप्लाई कर रहे हैं और किसानों को पेड़ों पर 60 मैस की जाली में भरकर बांध करके बीज को चढ़ाया जा रहा है। लाख की खेती के लिए पहले किसानों को प्रशिक्षण दिया गया था। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर शिवनाथ ठाकुर ने बताया कि किसानों को लाख की खेती के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा प्रशिक्षित कर उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके बाद फसल तैयार होने के बाद उसे विभाग द्वारा शासकीय दर पर खरीदी करने की कार्य योजना भी बनाई जा रही है। इससे लाख की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। देहरादून के द्वारा हमारे क्षेत्र रघुनाथ नगर में 7 ग्राम को चयन किया गया है, जिसमें 1257 हितग्राहियों को लाख वितरण करना है। लाख वितरण करने के पश्चात जो इससे लाख से खेती पैदा होगा उसे हमारे विभाग द्वारा शासकीय दर पर खरीदी की जाएगी। भारतीय वानिकी अनुसंधान की सामाजिक सलाहकार निवेदिता ने बताया कि जिले में 7 गांव से करीब 1257 किसानों का चयन लाख की खेती के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि लाख की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद मिली है। पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना, जिसको हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम सर्विस
इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसी के द्वारा ये लाख के बीज जो है हम लोग बांट रहे हैं और इस जिले में हमारा 1200 किसान हैं जिनको बांटे गए हैं और बांटे जाना अभी हमारा कंप्लीट हो गया है 3 गांव में, बाकी और हमारे जो 5 गांव है उसमें और बांटना है। तो इसके साथ साथ हम लोग का ये उद्देश्य ये भी है कि लाख के साथ साथ हम लोग जैव विविधता और आजीविका सृजन में भी ये लाभदायक हो। और पहले किसान लाख करते थे, ऐसी बात नहीं है, पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसको उस तरीके से उनको आमदनी नहीं मिली और वैज्ञानिक रूप से इसको वो नहीं कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने वैज्ञानिक रूप में इसको करने की अपना वो है, हमारा पहल है। इस योजना का एक उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना भी है। और इस बुलेटिन में इतना ही और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार।